सो वेलकम एवरीवन इन द कौन बनेगा ब्यूरोक्रेट सीरीज के अंदर। आपको स्टार्टिंग देख के तो काफ़ी मज़ा आ गया होगा, है ना। इसमें मैंने थोड़ी एडिटिंग कर रखी है। सो आज का रहेगा हमारा मॉक टेस्ट 1 दैट इज मैथमेटिकल एबिलिटीज का। अभी हमने क्या करा था, अभी हमने जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट दिया था। तो आई होप सो आप वो भी आपने करा होगा और उसमें भी आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी और उसमें भी आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। तो सिमिलरली इसी तरीके से हम आज का मैथ्स का मॉक टेस्ट करेंगे। So if you are preparing for any government exam for the 2024 that is SSC, DDA, IBPS और इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, so आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स का सिलेबस ऑलमोस्ट आप देखें तो सेम ही होता है। टॉपिक्स आपके कहीं ना कहीं मिलते जुलते होते हैं। तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है। ठीक है, तो सिमिलर उसी तरीके से हम करेंगे और लास्ट के अंदर हम देखेंगे इस सीरीज का कौन बना है ब्यूरोक्रेट। और जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति के अंदर तो हॉट सीट होती है। तो इस हॉट सीट पर कौन है इस हॉट सीट पर। तो आप सभी जो भी सॉल्व कर रहे हैं मेरे साथ इस मॉक को, तो आप सभी इस सीरीज की हॉट सीट पे बैठे हैं मेरे सामने और लास्ट के अंदर आपको बताना है कि आपका कितना स्कोर आया है आउट ऑफ 50, क्योंकि हम 25 क्वेश्चन करने वाले हैं आज की सीरीज के अंदर। तो हर एक करेक्ट ऑप्शन आपको, हर एक क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको 40 सेकंड दूंगा और इन 40 सेकंड के अंदर आपको अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। आफ्टर दैट हम देखेंगे कि अगर आपका सॉल्यूशन मेरे आंसर से मैच होता है तो आप अपने आप को +2 का रिवॉर्ड देंगे और अगर आपका सॉल्यूशन मेरे से नहीं मिलता यानी आपका आंसर गलत निकलता है तो आप 0.5 की नेगेटिव मार्किंग करेंगे और लास्ट के अंदर आप आउट ऑफ 50 हमें बताएंगे कि किसका स्कोर आया और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं उस विजेता का नाम घोषित करूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं अपनी टेस्ट सीरीज विद द क्वेश्चन नंबर 1। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने प्रेजेंट है। दैट इज अ सिलेंड्रिकल टैंक हैज अ कैपेसिटी ऑफ 5632 मीटर क्यूब इफ द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 16 मीटर, फाइंड इट्स डेप्थ। एक सिलेंड्रिकल टैंक है, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल टैंक है, उसकी कैपेसिटी आपको गिवन है दैट इज 5632 और डायमीटर ऑफ द बेस आपको गिवन है। ऑप्शंस आपके सामने गिवन है दैट इज 28 मीटर, 32 मीटर, 30 मीटर या 34 मीटर। तो चलिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपके सामने 40 सेकंड है, आप देख सकते हैं टाइमर आपके सामने रेडी हो गया है। आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन है, बेस का डायमीटर गिवन है, तो आपको डेप्थ बतानी, इट मींस हाइट ऑफ अ सिलेंडर आपको बतानी है। ऑप्शंस आपके सामने दैट इज 28 मीटर, ऑप्शन बी 32 मीटर, ऑप्शन सी 30 मीटर या ऑप्शन डी 34 मीटर। जब तक आप मैथ के अंदर अपने कॉपी पेन के अंदर जब तक आप अपने हाथ से सॉल्व नहीं करेंगे, जब तक आप अपने हाथ पैर नहीं चलाएंगे, तब तक देखिए मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है आपको समझने में काफ़ी दिक्कत होगी और जिस दिन आपकी लिखने की हैबिट बन गई तो उस दिन मैथ आपके लिए आसान हो जाना, क्योंकि जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतने ही आपके अंदर जो है आपकी जो क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस है वो और अच्छी होती रहती है। ठीक है, आपकी कैलकुलेशन और फास्ट होती रहती है। तो चलिए टाइमर पूरा हो चुका है, देखते हैं हमारा सॉल्यूशन क्या है। सो द आंसर आपके सामने है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए दैट इज 28 मीटर इज द आंसर। तो देखते हैं कैसे। आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम आपको गिवन है दैट इज 5632 मीटर। देन आपको बेस का डायमीटर गिवन है दैट इज 16 मीटर। अब वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर आपको पता है, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर आपको आपका होता है दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। तो कुछ नहीं करना, आपको ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में रखनी है। वॉल्यूम हमें गिवन है दैट इज 5632, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, आर क्या होता है, रेडियस होता है। आपको जब डायमीटर गिवन है तो डायमीटर का हाफ कर देंगे तो आपको रेडियस मिल जाएगा। तो आर स्क्वायर मीन्स 8 × 8 और एच यानी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, तो हाइट को हमने राइट हैंड साइड एज इट इज रखा और बाकी सारी वैल्यूज को हम लेफ्ट हैंड साइड ले गए। लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा दैट इज 5632 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 22। सो आप 8 से कैंसिल आउट करेंगे आपको मिलेगा 704। देन इसको आप 2 से कैंसिल करेंगे दैट इज 2 11 एंड देन यू विल गेट 352। अब ये 11 से पूरा कैंसिल आउट होगा तो यू विल गेट 32। देन 7 से कैंसिल आउट होगा, नॉट 7 से कैंसिल आउट दैट इज 8 से कैंसिल आउट होगा दैट इज 8 4 32।
तो 4 और 7 आपका बचेगा, तो 4 इंटू 7 क्या होता है आपका 28 होता है। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था। अगर आपको फॉर्मूला याद होता तो आप इजीली सॉल्व कर लेते, बाकी आंसर आपके सामने प्रेजेंट है। अगर हम कॉन्सेप्ट देखिए, अब हम आंसर्स तो कर रहे हैं लेकिन हमें कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होने चाहिए साथ साथ। तो कॉन्सेप्ट रिवाइजर भी मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो कॉन्सेप्ट रिवाइज के अंदर जब आपको वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर का फॉर्मूला पता है तो दो फॉर्मूले और होते हैं सिलेंडर से रिलेटेड, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर आपका होता है दैट इज 2 पाई आर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया मींस टॉप और बॉटम को आप रिमूव कर दीजिए तो जो भी आपका साइड का एरिया है वो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। और अगर हम टीएसए यानी टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो वो क्या होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। या आपको ये याद नहीं होता तो आप क्या करना है, सीएसए के अंदर आप क्या ऐड कर देंगे, टॉप और बॉटम का एरिया। अब सिलेंडर के अंदर क्या होता है, सिलेंडर के अंदर आपका टॉप और बॉटम सर्कल होता है तो उसका एरिया आप ऐड कर देंगे, दैट इज पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल होता है, अब टॉप और बॉटम दो साइड है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी क्या बन जाएगा आपका टीएसए ऑफ अ सिलेंडर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप चीजों को याद रख सकते हैं, फिर आप 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो आपका टीएसए ऑफ अ सिलेंडर वाला फॉर्मूला नीचे वाला बन जाएगा। सो आई होप सो आपको क्वेश्चन 1 तो काफी अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादा ऐसा टफ तो था नहीं। ठीक है, अभी धीरे धीरे हम लेवल अपना बढ़ाएंगे क्वेश्चन का। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, दैट इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज गिवन टू यू, दैट इज 42 सेंटीमीटर एंड द एंगल फॉर्म एट द सेंटर ऑफ एन आर्क इज 150 डिग्री। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क? ऑप्शन ए कहता है 66 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 77 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 110 सेंटीमीटर या ऑप्शन डी 55 सेंटीमीटर। तो चलिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपको रेडियस गिवन है सर्कल का और जो एंगल बन रहा है आर्क के बीच में वो आपको 150 डिग्री गिवन है। आपको कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क की जो है लेंथ बतानी है। ऑप्शंस आपके सामने गिवन है, दैट इज 66 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर एंड 55 सेंटीमीटर। चलिए जल्दी जल्दी अपने आंसर निकालिए और फाइंड आउट कीजिए क्या होगा इसका सॉल्यूशन। सो अगर आप न्यू हैं तो भी आपको इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अगर आपने पहले कॉन्सेप्ट नहीं कर रखे तो भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको काफ़ी अच्छे समझ में भी आ रहा होगा। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा इसका। तो देखते हैं, द आंसर इज आंसर नंबर सी, दैट इज 110 सेंटीमीटर। सो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए था, इसके लिए अगर आपको पता हो लेंथ ऑफ एन आर्क, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में आपको एक सर्कल गिवन है, सपोज ये एक सर्कल है, इसका रेडियस आपको गिवन है दैट इज 42 सेंटीमीटर। अब आर्क आपको दे रखी है, आर्क जो है वो एंगल बना रही है 150 डिग्री। अब आर्क की लेंथ बतानी है तो आर्क की लेंथ मींस ये जो आपको दिख रहा होगा दो रेडियस की यानी दो कॉर्ड के बीच में जो ये बन रही है आर्क, इसका हमें लेंथ बतानी है। सो लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला होता है दैट इज थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। क्योंकि ये जो आर्क है ये सर्कमफ्रेंस पे आ रही है तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है आपका 2 पाई आर होता है। तो दैट इज 2 पाई आर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके लिए अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है सॉल्यूशन के अंदर, दैट इज फॉर्मूले के अंदर, दैट इज एल इज इक्वल 2 पाई, पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर आपको 42 गिवन है और थीटा आपको 150 गिवन है तो 150/360। जीरो से जीरो आप कैंसिल करेंगे तो आपको बचेगा 15/36, 15/36 को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका बच जाएगा 5/12। तो जब आप देखेंगे दैट इज 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई 42 मल्टीप्लाई 5/12। तो देखिए 7 6 जा 42, 6 2 जा 12 एंड 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 22 इंटू 5 क्या होता है, 22 इंटू 5 होगा आपका 110 सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी जो होता है वो करेक्ट होता है। अब कुछ बच्चों ने इसे अलग कॉन्सेप्ट से भी करा होगा जो कि आपका 11th का कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज के अंदर अगर हम देखें तो लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। अगर आपसे एरिया ऑफ सेक्टर पूछा जाता है, एरिया ऑफ सेक्टर का क्या मतलब होता है, ये पूरा एरिया जो ये आर्क कवर कर रही है
तो ये होता है आपका एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या क्या करना है, थीटा अपॉन 360 तो सेम रहेगा, लेकिन अब आपको एरिया ऑफ अ सर्कल मल्टीप्लाई कर देना, दैट इज पाई आर स्क्वायर, तो तब आपका निकल जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। सो आई होप आपको जो फॉर्मूले हैं वो आपको समझने में दिक्कत नहीं आ रही होगी, आपको कैसे याद रखना है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। तो चलिए दूसरा मेथड समझते हैं। एक हमारा मेथड होता है दैट इज L इज इक्वल्स टू थीटा आर। L इज इक्वल्स टू थीटा आर, इसके अंदर क्या होता है, इसमें गिवन कंडीशन होती है कि थीटा जो है वो हमेशा हमारा रेडियन में होना चाहिए। थीटा हमारा रेडियन में होना चाहिए। अब थीटा जो इधर है वो इधर डिग्री में गिवन है। अब डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं कि आपको जो भी एंगल गिवन है उसे पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इधर आपको क्या गिवन है, इधर आपको थीटा गिवन है 150, तो 150 को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर आर आपको क्या गिवन है 42 गिवन है। तो जब आप इधर पाई की वैल्यू रख दीजिए, आप इधर पाई की वैल्यू रखिए 22/7, जब आप सॉल्व करेंगे तब भी आप देखेंगे आपको आंसर क्या मिलेगा, 110 सेंटीमीटर ही आपको मिलेगा। तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक और फॉर्मूला है, L इज इक्वल टू थीटा आर, लेकिन कंडीशन इधर क्या है कि R जो है वो आपका क्या होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए, और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपका फॉर्मूला होता है पाई अपॉन 180 इंटू थीटा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने प्रेजेंट है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका गिवन है दैट इज पी एंड क्यू इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस। पी एंड क्यू ने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करी है, और जो प्रॉफिट अर्न हुआ है वो किस रेशियो में डिवाइड हुआ है, वो डिवाइड हुआ है 2:3 की रेशियो के अंदर। इफ पी इन्वेस्टेड 40,000, अगर पी ने 40,000 की इन्वेस्टमेंट करी तो हमें बताना है क्यू ने कितनी इन्वेस्टमेंट करी होगी। ऑप्शन नंबर ए कहता है क्यू ने भी 40,000 की करी होगी, ऑप्शन बी ₹50,000, ऑप्शन सी 60,000, या ऑप्शन डी 70,000। तो चलिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम है ये, तो इन्वेस्टमेंट भी आपके सिलेबस का पार्ट होता है। तो इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन आई होप सो, इसके वैसे तो अभी ये लोअर लेवल का क्वेश्चन है, इसके अंदर ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के अंदर। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ट्रिक्स के पीछे भागेंगे तो ट्रिक्स को याद करते करते थक जाएंगे, क्योंकि ट्रिक क्या होती है, ट्रिक कुछ नहीं होती, वो भी एक कॉन्सेप्ट ही होता है। बस ये क्या होता है, उसे हम और सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ट्रिक जो होगी वो आपको याद रखनी पड़ती है। एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो ट्रिक वो अपने आप ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाती है। सो देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। सो टाइम इज ओवर नाउ। तो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 60,000। तो देखिए कैसे, आपको इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला पता है, आपको क्या होता है, इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट और टाइम पीरियड के अंदर आपका एक रिलेशन होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। ये एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको ये याद होता तो आपको सारी चीजें याद हो जाती। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था। अब हम क्या करते हैं, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय पी। अब पी ने कितनी इन्वेस्टमेंट करी है, पी ने करी है 40,000 की इन्वेस्टमेंट। पी ने करी 40,000 की इन्वेस्टमेंट, कितने टाइम पीरियड के लिए, हम मान लेते हैं दोनों ने 1 ईयर के लिए करी है ये। और क्यू ने कितनी इन्वेस्टमेंट करी, क्यू की हमें निकालनी है, तो क्यू को मैं एज इट इज रखता हूँ, और टाइम पीरियड कितना इन्वेस्ट करा, क्यू ने भी 1 ईयर के लिए करा। और जो प्रॉफिट है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम पीरियड क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अब जो प्रॉफिट है वो किस रेशियो में डिवाइडेड, 2:3 की रेशियो में डिवाइड है। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, Q इज इक्वल्स टू 40,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आपका आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा। तो देखा कितना आसान था, सिर्फ 2 स्टेप का सॉल्यूशन था अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होता। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या कॉन्सेप्ट याद रखना था, इसके लिए आपको याद रखना था इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम क्या होता है, आपका प्रॉफिट होता है। अगर ये आपको कॉन्सेप्ट पता होता तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होते। मैंने क्या करा, मैंने अमाउंट जो इन्वेस्ट करा पी ने डिवाइडेड बाय जितना क्यू ने इन्वेस्ट करा, इधर मैंने वाई लेट कर लिया, और इक्वल्स टू प्रॉफिट रेशियो के इक्वल रख दिया। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने प्रेजेंट है। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी एस इज द मीडियन। एक ट्रायंगल पी क्यू आर आपको गिवन है, उसके अंदर पी एस जो है मीडियन है उस ट्रायंगल का, क्यू आर उस ट्रायंगल का बेस है।
अगर PQ की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, PS की वैल्यू 15 सेंटीमीटर, SR की वैल्यू 10 सेंटीमीटर और आपको फाइंड करना है PR। ऑप्शन नंबर ए कहता है 5√20, ऑप्शन नंबर बी 5√15, ऑप्शन नंबर सी 10√5 या ऑप्शन नंबर डी 5√10। तो ये टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपको एक ट्रायंगल गिवन है PQR। सबसे पहले आप डायग्राम बनाइए, डायग्राम समझिए। PS आपको उसमें मीडियन गिवन है, QR इसका बेस है। PQ की लेंथ आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, PS आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर, SR आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो हमें PR की वैल्यू बतानी है। याद रखिए मैं वर्ड बोल रहा हूँ मीडियन, तो फोकस कीजिए मीडियन वर्ड पे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में गलती कर सकते हैं अगर जिनको मीडियन और एल्टीट्यूड में फर्क ना पता हो, ठीक है, या किसी को अभी यहाँ से हिंट भी मिल सकता है। तो चलिए आपका टाइम खत्म हो गया है। आपको इधर आंसर भी पता चल रहे हैं, थोड़े थोड़े हिंट भी मिल रहे हैं, ठीक है। जैसे उधर लाइफ लाइन मिलती है तो इधर मैं आपको बीच बीच में थोड़े थोड़े हिंट दे देता हूँ। तो आंसर देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर समझेंगे सबसे पहले आपको क्या गिवन है, आपको एक ट्रायंगल गिवन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहेगा, दैट इज 5√10। 5√10 क्यों रहेगा? अब सबसे पहले आपको क्या याद होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए मीडियन और एल्टीट्यूड में। तो देखिए मीडियन क्या होता है, मीडियन आपका होता है कि मीडियन वो लाइन होती है जो कि अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। और एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड जो होता है आपका हाइट ऑफ अ ट्राइंगल होती है और वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, वो हमेशा 90 डिग्री पे होगी। सपोज अगर आपका एक स्केलन ट्राइंगल है, सपोज इस तरीके का ट्राइंगल है, अगर मैं इसका मीडियन बनाऊंगा तो मीडियन किस तरीके से आएगा, मीडियन कुछ इसका इस तरीके से आएगा टेढ़ा, ठीक है। लेकिन अगर मैं एल्टीट्यूड बोलूंगा तो एल्टीट्यूड क्या आएगा, परपेंडिकुलर, वो 90 डिग्री पे होगी हमेशा लाइन, ठीक है। तो आपको मीडियन और एल्टीट्यूड का डिफरेंस पता होना चाहिए। ये मैं क्यों कह रहा था, क्योंकि जिन बच्चों ने इसमें एल्टीट्यूड समझ लिया होगा यानी परपेंडिकुलर समझ लिया होगा तो उन्होंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी होगी, तो वो नहीं लगा सकते। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन पहले आपको समझाता हूं। आपको ट्रायंगल गिवन है PQR, QR इसका बेस है, तो ये हो गया Q, ये साइड को हम ले लेते हैं R और ये हो गया P, ठीक है। देन आपको कह रहा है PS जो है वो आपका मीडियन है, ठीक है भाई, PS हमारा मीडियन है। इसके अंदर आपको PQ आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर, PQ हमें 20 सेंटीमीटर है, PS हमें 15 सेंटीमीटर गिवन है और SR हमें क्या गिवन है 10 सेंटीमीटर। अब देखिए मैंने क्या कहा था, मीडियन जो है वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अगर SR आपका 10 है तो QS भी आपका क्या होगा 10। जब आपको मीडियन का फॉर्मूला आ जाए, मीडियन आपको समझ में आ गया, तो आपको याद होगी एपोलोनियस थ्योरम होती है एक। अगर आपने ट्रायंगल कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा होगा तो एक एपोलोनियस थ्योरम होती है। एपोलोनियस थ्योरम आपको कहती है PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ QS स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर। तो PQ की वैल्यू आपको पता है, PQ का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर, PQ मीन्स 20 का स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। अगर आप देखेंगे PR स्क्वायर यानी PR हमें फाइंड आउट करना है, देन ट्वाइस ऑफ QS स्क्वायर। तो QS किसके इक्वल है, QS SR के इक्वल है, तो वो क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर। और PS स्क्वायर मीन्स PS आपका मीडियन आपको गिवन है, दैट इज 15। तो देखिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको करके दिखाता हूँ। 20 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो थोड़ा बैक जाना पड़ेगा हमें, यस। तो इसके अंदर आप सॉल्यूशन समझने की कोशिश कीजिए। तो इसके अंदर आपका जो एपोलोनियस थ्योरम थी उसके अंदर मैं ये सारी वैल्यूज पुट कर रहा हूं, 2 मिनट। यस, ये जो आपको एपोलोनियस थ्योरम आपको गिवन थी इसके अंदर PQ की वैल्यू हमें क्या गिवन है, PQ की वैल्यू हमें 20 यानी 20 स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। तो मैं x स्क्वायर एज इट इज लिखता हूं इक्वल्स टू ट्वाइस ब्रैकेट में QS स्क्वायर। QS किसके इक्वल था, QS था आपका 10 के इक्वल, तो 10 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, ठीक है। इसको आप सॉल्व कीजिए, दैट इज 400 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ब्रैकेट में 100 प्लस 225, 100 प्लस 225 आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 325 माइनस 400, तो 750 माइनस 400 आपको क्या मिलेगा, 250 मिलेगा। तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर के इक्वल।
तो इधर से आपको x क्या मिल जाएगा, x आपको मिल जाएगा दैट इज 5√10। इधर से आप स्क्वायर रूट निकालेंगे 250 का तो आपको मिलेगा 5√10। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से क्लियर होगा, और ये आप नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था थोड़ा। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इस टाइप का क्वेश्चन तो आपको पक्का आता ही होगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन तो हमें हर किसी एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी भी होते हैं। तो x प्लस 1/x की वैल्यू आपको 2 दे दी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² हमें निकालना है। ऑप्शन ए कहता है कि क्या वैल्यू 1 होगी, ऑप्शन बी क्या 2 होगी, ऑप्शन सी क्या 3 होगी, या ऑप्शन डी या 4 होगी। आपको x प्लस 1/x की वैल्यू 2 गिवन है, आपको x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू निकालनी है। वैसे तो कुछ बच्चों ने इसे 5 सेकंड में कर लिया होगा सामने आंसर आते ही। तो चलिए, अगर आपको नहीं समझ में आता तो मैं आपको इधर समझाऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है, कैसे डील करना है इन क्वेश्चंस के अंदर। सो पहले आप ट्राई करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। So your time is over. So let's see the answer. So answer is option number B, that is 2. So x square plus 1/x² की वैल्यू क्या होगी, 2। तो कुछ बच्चों ने डायरेक्ट कर लिया होगा, that is 2 स्क्वायर माइनस 2, that is 4 माइनस 2 आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 4 माइनस 2 आपको 2 मिलेगा, तो इसलिए ऑप्शन भी होगा 2। इसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए, इसके लिए आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। तो इधर हम देख रहे हैं क्वेश्चन में हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² गिवन है, तो इसके लिए आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज अगर आपको पता हो तो वो क्या होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसके अंदर आप क्या कीजिए, कुछ टाइम के लिए a को x लेट कर लीजिए, b को 1/x लेट कर लीजिए। तो a को जब आप हमने x लेट करा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा, इनटू इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, a यानी x स्क्वायर, 2ab यानी 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू x और b हमने लेट करा था 1/x, प्लस b स्क्वायर इट मीन्स 1/x का होल स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको x प्लस 1/x आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1/x²। सो x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू निकालनी, तो ये बचा 2, इस 2 को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आऊंगा, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 2। या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, कोई सा भी आपको वैल्यू गिवन होगी इस साइड पे, आपको इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करके माइनस आपको 2 कर देना है, ठीक है। तो ऐसे भी आप बड़ी जल्दी इसका आंसर निकाल सकते थे, 40 सेकंड का इसमें कुछ भी नहीं था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कॉन्सेप्ट रिवाइजर के अंदर मैंने आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर बता दिया। अगर आपको प्लस की जगह माइनस गिवन होता, तो आपकी नीचे वाली आइडेंटिटी लगती, दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो आई होप सो आपको मजा आ रहा होगा काफी करने के अंदर। जब अगर आप मेरे साथ साथ करेंगे तो ही इस टेस्ट सीरीज का फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कहता है, इफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 15% एंड देन डिक्रीज बाय 20%, देन व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस पहले 15% इंक्रीज किया जाता है और फिर उसे 20% डिक्रीज किया जाता है, तो क्या चेंज आएगा उस प्राइस के अंदर, क्या परसेंट चेंज आएगा। सो ऑप्शन नंबर ए कहता है 5% डिक्रीज होगा, ऑप्शन नंबर बी 8% इंक्रीज होगा, ऑप्शन नंबर सी 5% इंक्रीज होगा, या ऑप्शन नंबर डी 8% इंक्रीज होगा। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अनटिल और अनलेस आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। तो इसके लिए भी कुछ बच्चों को ट्रिक्स पता होगी, अगर उन्होंने यूट्यूब से पढ़ा होगा या टीचर्स बता देते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में भी किस तरीके की ट्रिक यूज करते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा इसके अंदर। लेकिन सबसे पहले हम इसे बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे, जिनको ये समझ में नहीं आया क्वेश्चन। तो चलिए, योर टाइम इज गोइंग टू बी ओवर, सो टाइम इज ओवर नाउ। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इज ऑप्शन नंबर बी। आई थिंक इट इज रॉन्ग ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज आंसर आएगा आपका 8% डिक्रीज। तो ऑप्शन नंबर डी आएगा। तो इधर आप करेक्शन कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। तो देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले आप क्वेश्चन समझिए।
कि सबसे पहले क्या हो रहा है, एक प्रोडक्ट है उसका प्राइस पहले 15% इंक्रीज हो रहा है और फिर 20% डिक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने इनिशियल प्राइस मान लिया कि मेरे प्रोडक्ट का प्राइस है 100, मैंने 100 लेट कर लिया। जब 15% वो इंक्रीज होगा, तो 100 का 15% जब आप इंक्रीज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 115 मिलेगा। कैसे मिलेगा, 15% इंक्रीज यानी 115 अपॉन 100 मल्टीप्लाई, हमने इनिशियल प्राइस क्या माना प्रोडक्ट का, 100 माना था, तो 100 से 100 कैंसिल होके क्या आपका आएगा, 115 आएगा। देन वो कह रहा है क्वेश्चन कि फिर जो है उसका प्राइस जो है 20% डिक्रीज हुआ, यानी ये जो अब आपका न्यू प्राइस आया है इसमें 20% डिक्रीज, 20% डिक्रीज मीन्स 80 अपॉन 100। तो 80 अपॉन 100 को आप सॉल्व करेंगे, आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा 92। ठीक है, 80 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 115 करेंगे, आपको मिलेगा 92। यानी जब 20% डिक्रीज हुआ प्राइस, तो प्राइस क्या हो गया, 92। सो इनिशियल प्राइस था 100, अब प्राइस हो गया 92, तो कितना परसेंट चेंज हुआ, तो 100 माइनस 92 आप करेंगे तो आपको मिलेगा 8%। ठीक, क्या हो गया, 8% डिक्रीज हुआ प्राइस के अंदर, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसके लिए आप क्या समझ सकते हैं, इसके लिए एक, अगर कोई भी चीज इनवर्स रिलेशन के अंदर होती है या कोई चीज इंक्रीज डिक्रीज हो रही है फर्स्ट, तो उसके लिए आपका एक फॉर्मूला होता है, दैट इज a% प्लस b% प्लस ab अपॉन 100। अब देखिए सबसे पहले मेरे क्या होता, प्राइस इंक्रीज हो रहा था कितना, 15%, फिर क्या होता, 20% डिक्रीज हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था तो मैं क्या लगूंगा, माइनस का साइन लगूंगा। देन प्लस a इंटू बी, तो -20 इंटू 5, 20 इंटू 15 अपॉन 100। तो इसे आप सॉल्व कीजिए, आपको क्या मिलेगा, दैट इज 2 5 एंड देन 5 3। तो इधर से आपको क्या मिल जाएगा, दैट इज -5 -3। तो अभी भी आप देखेंगे आपको क्या मिलेगा आंसर, -8%। तो ये हो गया, जब आपको जल्दी आंसर फाइंड आउट करना हो तो इस तरीके से भी आप कर सकते थे। तो माइनस क्या बता रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, -8% मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सो आई होप सो आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, आप चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए और फिर उसे नोट डाउन कीजिए। देन बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपको क्या करना है, इसके अंदर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको एक क्वेश्चन गिवन है, 26.4 मल्टीप्लाई 12.5 प्लस अंडर रूट 22 स्क्वायर प्लस 20 प्लस 11 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 31। ऑप्शंस आपको गिवन है, ऑप्शन नंबर ए कहता है क्या x की वैल्यू 16 होगी, ऑप्शन नंबर बी कहता है क्या 17 होगी, ऑप्शन नंबर सी कहता है 18 होगी, या ऑप्शन नंबर डी 21 होगी। इसके लिए आपको सच्ची में, आप कुछ बच्चे ये क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं कि डेसिमल आ गया, अंडर रूट आ गया, सॉल्व नहीं होगा। तो सॉल्व होगा और ज़्यादा लेंथी सॉल्यूशन नहीं है ये, अगर आप इसे देखेंगे तो बहुत ही आसान सॉल्यूशन निकलेगा इसका। एक बार आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो यस, द टाइम इज ओवर नाउ। चलिए इसका सॉल्यूशन समझते हैं। देखिए आपको 26.4 गिवन था, इधर से आप डेसिमल हटाएंगे, ये आ गया 10, इधर से आप डेसिमल हटाएंगे, इधर आ गया 10। ठीक है, अब ये क्या बचा, अब आपका बच गया 264 मल्टीप्लाई 125 अपॉन 100 प्लस अंडर रूट 22 का स्क्वायर क्या होता है, 22 का स्क्वायर होता है आपका 484 प्लस 20 प्लस 11 स्क्वायर, 11 स्क्वायर यानी 121। ठीक है, इज इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर प्लस 31 चल रहा है। ये 25 से हम कैंसिल आउट करते हैं, 25 4 द 25 5 जा। ठीक है, देन आप 4 से कैंसिल करेंगे, दैट इज 4 66 जा, यू विल गेट 264। 66 इंटू 5 आप करेंगे, आपको मिलेगा 330 प्लस, आप प्लस करेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 625 इज इक्वल्स टू आपका चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 31। कुछ भी तो नहीं करना था। अब 625 आपको पता है किसका स्क्वायर है, तो 330 प्लस 25 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 31। 31 को उधर ले जाके आप माइनस कर देंगे तो आपको एक्स स्क्वायर आपको मिल जाएगा, दैट इज 324। और 324 किसका स्क्वायर है, इसके लिए आपको स्क्वायर्स पता होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए आपके। ठीक है, तो 324 किसका स्क्वायर है, आपका 18 का। तो इधर से आप देखेंगे
कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो अगर मैं आपको सॉल्यूशन दिखाना चाहूँ तो यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दैट इज 18। ठीक है, तो इस तरीके से आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन देख के आपको सॉल्व करने की हैबिट होनी चाहिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से चीजें क्लियर हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। सो क्वेश्चन नंबर 8 आपको कहता है कि टू ट्रेन की लेंथ आपको गिवन है, दैट इज 260 मीटर एंड 220 मीटर। They completely cross each other when running in the same direction and opposite direction in 8 seconds and 4 seconds respectively. What is the speed of the slower train in kilometer per hour? ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करते हैं कि दो ट्रेन की लेंथ आपको गिवन है 260 मीटर और 220 मीटर। वो दोनों जब क्रॉस करती है, जब सेम डायरेक्शन में एक दूसरे क्रॉस करती है तो टाइम लगता है 8 सेकंड, और जब अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे क्रॉस करती हैं तो उन्हें टाइम लगता है 4 सेकंड। हमें बताना है जो स्लो ट्रेन होगी उसकी स्पीड क्या होगी, और यूनिट होनी चाहिए किलोमीटर पर आवर के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है 108 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 180 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 240 किलोमीटर, या ऑप्शन नंबर डी 150 किलोमीटर। तो इस ये आपका जो डिस्टेंस टाइम ट्रेवल, आपने अगर डिस्टेंस ट्रेवल वाले क्वेश्चन अगर करे होंगे तो उसका ये कॉन्सेप्ट है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 108 किलोमीटर पर आवर। तो 108 किलोमीटर पर आवर कैसे, आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला पता होगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। अब हम क्या करते हैं, आपको जो क्वेश्चन में गिवन है कि जो स्पीड दे रखी है, दोनों जो लेंथ दे रखी है दोनों ट्रेन की, वो आपको क्या गिवन है 260 मीटर और 220 मीटर। तो मैं क्या करता हूँ, इनकी स्पीड लेट कर लेता हूँ। तो स्पीड जो फर्स्ट ट्रेन है उसकी एक स्पीड मैं u ले लेता हूँ, दूसरे वाले की मैं v ले लेता हूँ। ठीक है, जब दोनों ट्रेन आपस में क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है एक दूसरे को, तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। जब भी दो ट्रेन आपस में क्रॉस करती है ईदर इन अ सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन, तो रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला आपका होता है दैट इज टोटल लेंथ अपॉन टाइम। तो जब दोनों ट्रेन आपस में क्रॉस करेंगी तो क्या होगी, स्पीड दोनों की माइनस होगी, दैट इज u माइनस वी। और जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, यानी एक ऐसे आएगी और एक ऐसे आएगी, तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी क्या होगी, वो ऐड होगी। तो अगर मैं देखूं इधर, तो आपका रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल लेंथ अपॉन टाइम। तो टोटल लेंथ यानी 260 प्लस 220 कर देंगे डिवाइडेड बाय, जब सेम डायरेक्शन में क्रॉस करती है तो वो कितना टाइम लेती है, 8 सेकेंड। तो 480 डिवाइडेड बाय 8 क्या होता है, 60 होता है। देन जब दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रही है तो वो टाइम ले रही है 4 सेकेंड। तो 480 अपॉन 4 क्या होता है, 120 सेकेंड। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे, यानी जब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो v से v कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा दैट इज 2u इज इक्वल्स टू 60 प्लस 120 क्या हो जाएगा, 180। तो u की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, u की वैल्यू आपकी आ जाएगी 90 मीटर पर सेकेंड। अब आपकी u की वैल्यू आ गई तो किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए u की वैल्यू, उधर से आपको v की वैल्यू आ जाएगी। तो सपोज आपने सेकेंड इक्वेशन में पुट करी u की वैल्यू, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 120 माइनस 90 दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। अभी यूनिट क्या चल रही है, मीटर पर सेकेंड, हमें चाहिए आंसर किलोमीटर पर आवर के अंदर। तो समझने की कोशिश कीजिए कि अब जब आपको यूनिट मीटर पर सेकंड में गिवन हो, इधर से 90 और 30 में से 30 छोटा है, तो यानी स्लोअर ट्रेन की स्पीड क्या है, 30 है। तो जब हम किलोमीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है 18/5 से। तो 30 को जब आप 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 5 6 जा 30, 6 18 जा 108। तो आंसर आपको मिल जाएगा दैट इज 108 किलोमीटर पर आवर। तो यही आपको कॉन्सेप्ट रिवाइजर था कि आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और जब भी आप क्वेश्चन देख ले ट्रेन का या बोट वाला जिसमें सेम और अपोजिट डायरेक्शन की बात हो रही हो, तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आपको याद रहना चाहिए, टोटल लेंथ अपॉन टाइम होता है। तो ये आपको फॉर्मूला लगाना था और इस तरीके से आपको आंसर निकालना था। तो आई होप सो आपको आंसर अच्छे समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को हमने डील करा है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, तो देखते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है अ लाइब्रेरी हैज 5690 बुक्स,
425 बुक्स वर इशूड टू स्टूडेंट ऑन मंडे, 425 बुक्स उसमें से मंडे को इशू कर दी गई है। 273 न्यू बुक्स डिपॉजिट हुई हैं लाइब्रेरी के अंदर उसी दिन, तो हमें बताना है कि प्रेजेंट डे में लाइब्रेरी में कितनी बुक्स होंगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसके लिए तो आपको 40 सेकंड्स की भी जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको 40 सेकंड दे रहा हूँ। कुछ नहीं करना, बस सब्ट्रैक्ट और एडिशन करना है, ये आपको मैंने हिंट भी दे दिया क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी में पहले 5690 बुक्स थी, आफ्टर दैट मंडे को 425 बुक्स इशू हो गई, यानी स्टूडेंट्स ले गए, और उसी दिन 273 बुक्स आपकी डिपॉजिट भी हो गई। ठीक है, 273 बुक्स आपकी डिपॉजिट भी होगी। तो अब हमें बताना है कि प्रेजेंट डे में लाइब्रेरी में कितनी बुक्स होंगी, प्रेजेंट डे में लाइब्रेरी में कितनी बुक्स होंगी। ऑप्शन नंबर ए है 5842, ऑप्शन नंबर बी है 5822, ऑप्शन नंबर सी है 5538 और ऑप्शन नंबर डी है 5558। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 5538 इज द आंसर। देखिए तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें तो आपको समझाने की भी जरूरत नहीं है मेरे को, आप खुद ही बहुत समझदार हैं कि टोटल बुक्स आपको 5690 गिवन थी, 425 बुक्स इश्यू हो गई। जब 425 बुक्स इश्यू होगी तो 5690 में से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास बचेगा 5265। अब 273 बुक्स उस दिन डिपॉजिट भी हो गई, तो इस 5265 के अंदर 273 आप ऐड कर देंगे तो आपको आंसर मिलेगा 5538। तो प्रेजेंट डे में कितनी बुक्स प्रेजेंट है आपके पास, तो प्रेजेंट डे में आपके पास प्रेजेंट है 5538 बुक्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने प्रेजेंट है, दैट इज पाइप P and pipe Q can fill a tank in 5 hours and 15 hours respectively. R can empty the same tank in 7.5 hours. How much time will all three take together to fill the tank? ऑप्शन नंबर ए कहता है 2.5 आवर्स, ऑप्शन नंबर बी कहता है 12.5 आवर्स, ऑप्शन नंबर सी कहता है कि 3.5 आवर्स, या ऑप्शन नंबर डी 7.5 आवर्स। सो क्वेश्चन आपको कह रहा है पी और क्यू दोनों मिलके टैंक भरते हैं, तो जब पी भरता है तो वो 5 आवर लेता है, ऑप्शन नंबर क्यू पाइप लेता है 15 आवर, जो आर है वो 7.5 आवर के अंदर पूरा टैंक खाली कर देता है। तो हमें बताना है कि तीनों मिलके कितने टाइम में टैंक को फिल करेंगे। जब तीनों को हमने ओपन कर दिया, पी क्यू और आर को, तो हमें बताना है कितने टाइम में फिल होगा। इसके लिए आपको वर्क एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपको क्लियर होगा तो आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। टाइम इज ओवर नाउ। तो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 7.5 आवर। ठीक है, देखिए आपको इसके अंदर क्या पता होना चाहिए, आपको इसके अंदर वर्क एफिशिएंसी और टाइम के अंदर रिलेशन पता होना चाहिए कि वर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। तो अगर आप एफिशिएंसी निकालना चाहें तो एफिशिएंसी क्या होगी, वर्क अपॉन टाइम होगी। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूं, अभी मैं लेट कर लेता हूं टोटल वर्क, हम लेट करते हैं टोटल वर्क इज इक्वल्स टू 1। जब मैंने टोटल वर्क 1 ले लिया तो P की एफिशिएंसी अगर निकालना चाहूंगा तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो गया, एफिशिएंसी हो गया वर्क अपॉन टाइम। वर्क तो मेरा 1 है और P कितना टाइम ले रहा है, 5 आवर ले रहा है, तो P की एफिशिएंसी आ गई 1/5। सिमिलरली अगर मैं Q की एफिशिएंसी निकालना चाहूं तो Q की एफिशिएंसी आ जाएगी 1/15। देन R की एफिशिएंसी क्या होगी, R जो है एम्प्टी कर रहा है, खाली कर रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। तो 1/7.5 मैंने, क्योंकि टोटल वर्क मैंने 1 लेट कर लिया, मैंने 1 यूनिट मान लिया है। ठीक है, अब 1/7.5 को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/15। कैसे करेंगे, 1/7.5 लिखा है, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 10। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो आपको मिलेगा 2/15। ठीक है, अब हमें क्या करना है, टोटल कितना टाइम लेंगे ये, तो टोटल कितना टाइम लेंगे, क्या करेंगे हम, तीनों की एफिशिएंसी को हम ऐड कर देंगे। जब तीनों की एफिशिएंसी ऐड करूंगा तो 1/5 प्लस 1/15 माइनस 2/15। आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा 2/15। और 2/15 किसके इक्वल था, 2/15 1/7.5 के इक्वल था। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया, 1/7.5। तो ये क्या है, आपका एफिशिएंसी के इक्वल है। हमें क्या बताना, टाइम कितना लगेगा, तो अभी मैंने पढ़ा था एफिशिएंसी किसके इक्वल होता है, वर्क अपॉन टाइम के। तो 1 तो मैंने वर्क लेट करा था, तो टाइम आपका कितना है यहाँ पे 7.5 आवर है। सो इस हिसाब से देखें तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, दैट इज 7.5 आवर्स तीनों लेंगे।
एक टैंक को फिल करने में। तो कॉन्सेप्ट रिवाइजर के अंदर अगर हम देखना चाहें, आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। रवि गॉट मैरिड 8 years अगो। रवि की 8 साल पहले शादी हुई थी। हिज प्रेजेंट एज इज 6/5 टाइम हिज एज एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज। उसकी प्रेजेंट एज क्या है, जो उसकी मैरिज के टाइम पे एज थी उसको 6/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। रवि की सिस्टर उससे 10 साल छोटी है उसकी मैरिज के टाइम पे, तो हमें बताना है कि प्रेजेंट एज क्या होगी रवि की सिस्टर की। ये तो आपके क्या बोल सकते हैं 10th के अंदर आ जाते हैं आपके इस टाइप के क्वेश्चन, इक्वेशन बनाना, सॉल्व करना, तो इसके ऊपर बेस्ड है। ऑप्शन नंबर ए कहता है 32 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी कहता है 36 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी 38 ईयर्स, या ऑप्शन नंबर डी नन। नन का मतलब इन तीनों में से कुछ नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी कोई एज ही नहीं है उसकी सिस्टर की। ठीक है, तो नन का मतलब है इन तीनों में से कुछ नहीं, इसके अलावा कोई आंसर है। तो सॉल्व कीजिए, आंसर आपका जरूर निकलेगा, क्योंकि ये तो आपके 10th के कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए। ठीक है, इक्वेशन बनाइए, सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। आप मेरे से याद रखिए, मैं आपको बताऊंगा आप मेरे से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए, यस, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज 38 ईयर्स। तो 38 ईयर इज द आंसर। देखिए कैसे, हमने माना कि रवि की जो एज थी, रवि की एज को मैं एक्स एज्यूम कर ले रहा हूं, और रवि की जो एज थी मैरिज के टाइम पे उसको मैं वाई लेट कर ले रहा हूं। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि जो रवि की प्रेजेंट एज है वो किसकी इक्वल है, 6/5 टाइम्स किसकी एज एट द टाइम ऑफ मैरिज। 6/5 मल्टीप्लाई एज एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो मैरिज के टाइम पे मैंने क्या लेट करा है, वाई लेट करा है। 6/5 मल्टीप्लाई वाई हो जाएगा, और एक्स क्या है, मेरा प्रेजेंट एज है। तो ये तो हो गई आपकी पहली इक्वेशन। अगर मैं बात करूं 8 साल पहले, 8 साल पहले यानी अगर प्रेजेंट एज उसकी एक्स है, तो 8 साल पहले कितनी होगी, x-8। x-8, अब x की वैल्यू तो मैंने निकाल ली, इक्वेशन 1 में क्या है 6/5y। तो 6/5y माइनस 8 इज इक्वल टू, ये क्या था, x-8 इक्वल टू वाई होगा, क्योंकि 8 साल पहले उसकी एज क्या थी, y थी। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट एज में से मैंने 8 माइनस कर दिया, इज इक्वल टू वाई आप रखेंगे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 8 को मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ, तो इधर से आपकी क्या बन जाएगी, सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो इधर से आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, जब आप सॉल्व करेंगे y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 40 ईयर्स। अब आप क्या कर सकते हैं, इसकी प्रेजेंट एज अगर निकालनी हो, रवि की प्रेजेंट एज निकालनी हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 6/5 मल्टीप्लाई 40 कर दो। 5 8 जा 8 6 जा 48। तो रवि की प्रेजेंट एज क्या है, 48। अब जब रवि की प्रेजेंट एज 40, अब रवि की सिस्टर अगर मैरिज के टाइम पे 10 साल छोटी थी, तो प्रेजेंट में भी तो 10 साल छोटी होगी। तो आप इस 40 में से 10 माइनस कर दीजिए, तो आपको कितना मिलेगा, 38 मिलेगा। तो रवि की सिस्टर की एज क्या है, 38। इधर मैंने क्या करा, जब मेरी y की वैल्यू आ गई, तो मैंने y में से 10 माइनस कर दिया, रवि की सिस्टर एज तो क्या है, तो मैरिज के टाइम पे उसकी एज कितनी हो गई, 30 हो गई। प्रेजेंट एज अगर निकाली है रवि की सिस्टर की, तो 8 साल बाद यानी 30 + 8 कर देंगे, तो वो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप सो आपको आंसर अच्छे से समझ में आया होगा। तो इधर से जो मैंने अलग कॉन्सेप्ट बताया है, जो अलग तरीके से मैंने बताया, वो भी कर सकते हैं। इधर से पहले रवि की प्रेजेंटेज निकाल लीजिए, उसमें से 10 माइनस करेंगे, तब भी आपका आंसर सेम आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, दैट इज XYZ इन्वेस्टेड ₹4,000 6,000 8,000 रिस्पेक्टिवली। ये अगेन आपके इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन है, आप वही कॉन्सेप्ट रिवाइज कीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। अगर एक्स वाई और जेड ने 6,000 8,000 4,000 6,000 और 8,000 इन्वेस्टमेंट करी है, कितने साल के लिए, एक्स ने 3 ईयर के लिए, वाई ने 2 ईयर के लिए, और जेड ने 4 ईयर के लिए। और अगर इन तीनों का प्रॉफिट 56,000 आता है, तो हमें बताना है वाई का कितना शेयर होगा उस प्रॉफिट के अंदर। ऑप्शन नंबर ए कहता है 18,000, ऑप्शन नंबर बी कहता है 12,000, ऑप्शन नंबर सी कहता है 15,000, या ऑप्शन नंबर डी होता है 9,000। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप चुटकियों में भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी नहीं, अगर आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रॉफिट किसके इक्वल होता है, प्रॉफिट होता है आपका इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के इक्वल होता है। चलिए इसका अगर मैं आपको सॉल्यूशन समझाना चाहूँ, तो सॉल्यूशन देखिए, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दैट इज 12,000। हाउ,
आपको प्रॉफिट का फॉर्मूला पता है, दैट इज इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड होता है। अगर मैं एक्स का प्रॉफिट निकालना चाहूं तो एक्स का प्रॉफिट क्या होगा, 4000 इंटू 3, बिकॉज एक्स ने इतनी इन्वेस्टमेंट करी 3 ईयर के लिए, वाई ने 6000 करी 2 ईयर के लिए, तो वाई का प्रॉफिट क्या हो जाएगा 6000 इंटू 2, जेड का प्रॉफिट 8000 इंटू 4। सो ये आपका आ गया एक्स वाई जेड का प्रॉफिट। अब आप क्या करते हैं, इन तीनों की हम रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो निकालेंगे तो ये 3 जीरो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे। तो अब आपके पास क्या बचा, 12:32। ठीक है, इनमें से आप 2 कैंसिल कीजिए, 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा 6:6:2, 2 1 2 2 6 12 16। अगेन हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो आपको क्या आ जाएगा 3:3:8। ठीक है, अब ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो 338 क्या हो गई, 338 आपकी आ गई प्रॉफिट रेशियो तीनों की। तो 3 के अंदर 3:3:8, तो इसमें x का शेयर कितना है 3, y का शेयर क्या है 3 और z का शेयर क्या है 8। ठीक है, अब आपको टोटल प्रॉफिट गिवन है 56,000, तो ये रेशियो को ऐड कर दीजिए। तो ये रेशियो को ऐड कैसे करेंगे, 3a प्लस 3a प्लस 8a। ठीक है, जब रेशियो हटाते तो हम एक कांस्टेंट लेट करते, तो मैंने इधर a लेट कर लिया, तो 3a प्लस 3a प्लस 8 यानी 14a इज इक्वल टू 56,000। तो a की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 4000 आ जाएगी। अब आपको y का शेयर निकालना था, y का शेयर क्या है, y का शेयर है आपका 3, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए y का शेयर निकालने के लिए, क्योंकि 3a था। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 12,000। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दैट इज 12,000। देखा कितना अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको पहले कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होता तो कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो ये कॉन्सेप्ट रिवाइजर के अंदर अगेन प्रॉफिट का फॉर्मूला जो कि आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है प्योर मिल्क कॉस्ट 16 रुपीज पर लीटर, आफ्टर एडिंग वाटर द मिल्कमैन सेल द मिक्सचर at rupees 15 per liter and thereby makes a profit of 25%. In what respective ratio does he mix milk with water? ठीक है, अगेन मैं आपको क्वेश्चन समझाना चाहूँ, आपको इसमें रेशियो बतानी है मिल्क इज टू वाटर की। प्योर मिल्क की कॉस्ट जो है वो 16 रुपीज पर लीटर है। जब मिल्कमैन दूध के अंदर पानी मिला देता है तो वो मिक्सचर को बेचता है, उस मिक्सचर को 15 रुपीज पर लीटर, और जब वो 15 रुपीज पर लीटर उस मिक्सचर को बेचता है तो उसे प्रॉफिट कितना होता है 25% होता है। अब हमें बताना है कि मिल्क इज टू वाटर की क्या रेशियो होगी। ऑप्शन ए 3:1, ऑप्शन बी 4:3, ऑप्शन सी 3:2 या ऑप्शन डी 5:3। अगर आपको मेरे से कनेक्ट होना है उसके आपको चैनल के लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन के चैनल के अंदर मिल जाएंगे। उधर आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, अपने पर्सनल क्वेरीज पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उधर भी मैं आपके लिए अवेलेबल रहने की कोशिश करूंगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होगा, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 3:1। देखिए कैसे मैंने क्या करा, मैंने प्योर मिल्क की कॉस्ट को मैंने एक्स ले लिया। जब मैंने प्योर मिल्क की कॉस्ट को एक्स ले लिया, जब मिक्सचर यानी मिक्सचर पानी और दूध का बनाया तो उसके अंदर जो प्रॉफिट हो रहा था वो कितना हो रहा था, पहले तो एक्स थी इसकी कॉस्ट, अब उस पर 25% प्रॉफिट हो रहा था। तो x प्लस 25% ऑफ x आप किसके इक्वल रखेंगे, 15 के इक्वल रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मिक्सचर तो हमें गिवन है। देखिए आपको कॉस्ट ऑफ मिक्सचर आपको क्वेश्चन में गिवन है क्या है 15 रुपीज पर लीटर, तो x प्लस 25% ऑफ x को आप 15 के इक्वल रखेंगे, तो x की वैल्यू क्या आएगी, देखिए जब x प्लस 25/100, 25% ऑफ x गिवन है ना आपको, ये आपने रखा, इधर से आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25/4। तो ये क्या हो जाएगा आपका 5x इज इक्वल्स टू 15/4। 5 3 15, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 12 आ जाएगी, 4 3 12 आ जाएगी, तो x की वैल्यू आपकी 12 आ गई। अब आप इस डायग्राम से समझिए, अब जो मेरे को मिक्सचर पड़ रहा है वो मेरे को 12 रुपीज का पड़ रहा है। ठीक है, जो मिक्सचर की कॉस्ट है वो मेरे को 12 रुपीज की पड़ी। पहले जो दूध था उसके अंदर 16 रुपीज प्योर मिल्क था, प्योर मिल्क की कॉस्ट मेरे को 16 रुपीज पड़ रही थी, और उस टाइम पे जो वाटर था वो 0 यूनिट था। अब जब मेरे को मिक्सचर 12 रेट से मेरे को पड़ रहा है, उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो मेरे को 12 जब पड़ रहा है, तो अगर मैं देखूं अब
जो मिल्क जो है या वाटर जो है वो कितना है, यानी 16 माइनस 12 करेंगे तो आपने वाटर कितना ऐड करा, 4 यूनिट ऐड करा। और अगर आप मिल्क देखना चाहें, मिल्क आपको किस रेट पे पड़ा, मिल्क आपको मिला दैट इज 0। अगर आप 12 माइनस 0 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। ठीक है, ये क्रॉस डायग्राम समझने की कोशिश कीजिए कि आप जो कॉस्ट प्राइस है आपको 12 पड़ रही है। अब आप 16 में से 12 को माइनस करेंगे आपको मिलेगा 4, यानी अब जो वाटर ऐड हो रहा है वो 4 यूनिट ऐड हो रहा है। किसमें, 16 में। पहले मैंने 0 वाटर ऐड करा था, तो अब 12 माइनस 0 करेंगे आपको क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। यानी अब जो प्योर मिल्क की कॉस्ट है वो मेरे को 3 पड़ रही है। यानी अब जो वाटर मिक्सचर है उसके अंदर मिल्क का रेशियो कितना है, 12 है। तो अब मेरे से पूछी थी मिल्क इज टू वाटर की रेशियो पूछी थी, तो मिल्क इज टू वाटर की रेशियो क्या आएगी, 12:4। इसको आप सॉल्व कीजिए तो आपको मिलेगा 3:1। 3:1 मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो आई होप सो ये आपको सॉल्यूशन अच्छे से क्लियर होगा, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमें 14 हमें कहता है अल्फा बीटा दो जीरो आपको गिवन है पॉलिनोमियल के, यानी रूट्स हैं आपके पॉलिनोमियल के। अगर अल्फा प्लस बीटा 6 है और अल्फा इंटू बीटा 4 है तो पॉलिनोमियल क्या होगा हमारा। ठीक है, अगेन ये आपका 10 का कॉन्सेप्ट है। सिंगल सिंगल सेकंड के अंदर आप इसका आंसर बता सकते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो तो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 16, ऑप्शन नंबर बी कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, ऑप्शन सी कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 4 या ऑप्शन डी कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6। आपको दो रूट्स गिवन है पॉलिनोमियल के, अल्फा प्लस बीटा 6 और अल्फा इंटू बीटा 4 आपको गिवन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, काफी यूनिक है। ठीक है, बस आपको ट्राई करना आना चाहिए। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है लेकिन अब उसे प्रैक्टिकल यूज में आपको कैसे लेके आना है वो हम इधर देख रहे हैं। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। वैसे तो आप भी बता सकते हैं कि जब भी आपको दो रूट्स गिवन हो सॉल्यूशन के, अल्फा बीटा दो रूट्स गिवन हो, ठीक है, तो रूट्स का मतलब क्या होता है, जीरो का मतलब क्या होता है कि वो वैल्यू जब हम पुट करेंगे पॉलिनोमियल में तो हमें क्या मिलेगा, वो इक्वेशन जो है वो जीरो मिलेगा, वो पॉलिनोमियल हमें जीरो मिलेगा। तो जब भी हमें दो रूट्स गिवन हो तो उससे हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो ये आपका पॉलिनोमियल कैसे बनेगा, जब भी आपको सम गिवन हो तो आप कैसे करेंगे, आप पॉलिनोमियल बनाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो इधर आपको क्या गिवन है, सम ऑफ रूट आपको गिवन है दैट इज 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट आपको 4 गिवन है। तो इस हिसाब से देखिए तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। देखा कितना छोटा सॉल्यूशन था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 कि इनकम ऑफ अ पर्सन आपको गिवन है दैट इज 95,000 और उसका एक्सपेंडिचर आपको गिवन है उस इनकम में से 75,000। इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 18%, अगर उसकी इनकम 18% इंक्रीज होती है और एक्सपेंडिचर 12% इंक्रीज होता है तो हमें बताना है कि कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा उसकी सेविंग के अंदर। ऑप्शन नंबर ए आपको कहता है 40.6%, 40.8%, 40.4% या 40.5%। बहुत ही प्रिसाइज वैल्यू आपको इसके अंदर देखनी पड़ेगी क्योंकि सारे 40 के अंदर बस डिफरेंस क्या है, डेसिमल के अंदर है, पॉइंट के अंदर है। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। शायद इस टाइप का क्वेश्चन आपको कम देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करा तो मतलब आपका कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, क्योंकि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते एग्जाम में हमसे क्या पूछा जाएगा, लेकिन हमें सारे क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। आपको इनकम गिवन है, एक्सपेंडिचर गिवन है, उसके बाद जो इनकम है वो इंक्रीज हो रही है, एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है, तो हमें न्यू सेविंग का हमें परसेंटेज रेशियो बताना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, आंसर देखते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी दैट इज 40.5। अगर आपको इनकम का कॉन्सेप्ट पता हो तो इनकम का फॉर्मूला होता है दैट इज एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो इनकम किसकी इक्वल होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग की इक्वल होती है। ठीक है, जो भी आपने खर्चा करा, जो भी सेविंग करी, वही तो आपकी इनकम होगी। तो अगर मैं क्वेश्चन देखूं तो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था कि 95,000 उसकी सैलरी थी और 75,000 उसका खर्चा था। तो सेविंग अगर मैं निकालूं तो 95 में 75 लेस करूंगा
तो आपको मिल जाएगी सेविंग दैट इज 20,000। अब जो है उसकी सैलरी 18% इंक्रीज हो गई। अगर सैलरी 18% इंक्रीज हुई, सबसे पहले इंक्रीज सैलरी निकालेंगे, तो 18% ऑफ 95,000 आप निकालेंगे तो 118 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 95,000 करेंगे तो आपकी सैलरी आ जाएगी 1,12,100। अब एक्सपेंडिचर देखेंगे, अब एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है, 12% बढ़ा है। अगर एक्सपेंडिचर 12% बढ़ा तो 12% ऑफ 75,000 आपका कितना आएगा, वो आएगा आपका 84,000। ठीक है, अगर मैं सेविंग देखना चाहूं तो क्या होगा, 1,12,000 में से इस 84,000 को मैं माइनस करूंगा तो आपका क्या आ जाएगा, दैट इज न्यू सेविंग आ जाएगी। यानी पहले कितनी होती थी, 20,000 होती थी, जब उसकी सैलरी और खर्चे बढ़ गए तो सेविंग कितनी होने लग गई, 28,100। तो हमें निकालना परसेंटेज, कितना परसेंट इंक्रीज हुई है उसकी सेविंग। तो 28,000 माइनस 20,000 कितना आएगा आपका, 81,000 आएगा। यानी कितनी सेविंग बढ़ी है, 81,000 सेविंग बढ़ी है। कितने में से, यानी ओरिजिनल इनिशियल सेविंग कितनी थी आपकी, 20,000 थी, उसको मल्टीप्लाई आप 100 कर दीजिए तो जीरो से जीरो सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो 81/2 क्या होगा, 40.5%। अगर कॉन्सेप्ट रिवाइजर की बात करें तो आपको इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग पता होना चाहिए। और कैसे परसेंटेज इंक्रीज हुई सेविंग में, तो जो आपकी न्यू इनकम है, न्यू सेविंग है, उसमें से आप माइनस कर दीजिए इनिशियल सेविंग को, डिवाइडेड बाय इनिशियल सेविंग इनटू 100 करेंगे तो आपको परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग मिलेगा। देखा कितना अच्छा क्वेश्चन था। तो आप इसे पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी के सामने प्रेजेंट है कि आपको मोड बताना है गिवन डाटा का। बहुत ही आसान क्वेश्चन अगेन, कि आपको डाटा गिवन है 18, 27, 23, 6, 27, 17, 18, 27, 12, 13, 17 एंड 19, ये आपको डाटा गिवन है। ऑप्शन ए कहता है क्या 18 है, ऑप्शन नंबर बी कहता है 23, ऑप्शन नंबर सी 27 या ऑप्शन नंबर डी 12। इनमें से क्या होगा आपके क्वेश्चन का मोड। इसके लिए मैं आपको 20 सेकेंड दूंगा, ठीक है, बिकॉज ये ज़्यादा लंबा कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके लिए आपको 40 सेकेंड की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो 20 सेकेंड पे मैं वीडियो पे आंसर ले आऊँगा आप सभी के सामने, क्योंकि ये 1-2 सेकेंड का आंसर है, इसके लिए आपको ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, जिसको मोड का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा स्टैटिस्टिक्स के अंदर। तो चलिए, योर टाइम इज ओवर, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज 27। मोड क्या होता है, मोड वो वैल्यू होती है जो कि ज्यादा आपके डाटा के अंदर अपीयर है, दैट अपीयर मोस्ट फ्रीक्वेंटली, जो ज्यादा डाटा के अंदर अपीयर हो रही है वो आपका होता है मोड। अगर आपको मीन मीडियन मोड पता हो, मीन क्या होती है आपकी, मीन होती है एवरेज वैल्यू, मीडियन होती है मिडल वैल्यू, और मोड क्या होता है जो सबसे ज्यादा वैल्यू रिपीट हो रही है। तो इधर आप देखेंगे 27 जो है 1 2 3 टाइम सबसे ज्यादा 27 रिपीट हो रहा है, तो मोड क्या होगा आपका 27 होगा। कॉन्सेप्ट रिवाइजर के अंदर देखें तो आपको मीन मीडियन मोड का एक इंपेरिकल फॉर्मूला होता है, जिसके बेस पे स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्वेश्चन बन जाता है। दो आपको डाटा गिवन है तो तीसरी वैल्यू कैसे निकलेगी, तो 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड, 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड, ये आपका होता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर इंपेरिकल फॉर्मूला। एंड आई होप सो आपको मोड का मतलब भी अच्छे समझ में आया होगा। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 इज द शेडो ऑफ अ टावर विच इज 18 मीटर हाई इज 16 मीटर्स एट अ पर्टिकुलर टाइम। यानी एक टावर की हाइट जो 80 मीटर है वो शेडो बनाता है 16 मीटर एक दिन के अंदर। तो उसी दिन में आपको दे रखा है कि हाइट ऑफ अ ट्री जो कि 9 मीटर शेडो करता है, आपको उसकी हाइट बतानी है उस ट्री की जो कि 9 मीटर शेडो बनाता है अंडर सिमिलर कंडीशन ऑन अ सेम टाइम एंड डे। अगेन ये भी कॉन्सेप्ट, ये भी आंसर आपका 40 सेकंड का नहीं है, ठीक है, आपको ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए अगर आपको पता होगा तो। ये इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, आपको एक टावर है उसकी हाइट और शेडो गिवन है कि हाइट उसकी इतनी है और 16 मीटर वो शेडो बनाता है। आपको उसी सिमिलर कंडीशन के अंदर आपको ट्री की हाइट बतानी है जब वो 9 मीटर शेडो बनाता है। ऑप्शन ए कहता है 40 मीटर, ऑप्शन बी 45 मीटर, ऑप्शन सी 50 मीटर या ऑप्शन डी 60 मीटर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला आंसर क्या होगा हमारा सॉल्यूशन। सो योर टाइम इज ओवर नाउ। ठीक है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। आप इसके अंदर लगाते होंगे
ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आप लगा रहे होंगे इसके अंदर 10 की वैल्यू, लेकिन वो यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, क्यों नहीं लगेगा? आप देखिए, आपको दो ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, यानी ये टॉवर है, जैसे कि टॉवर की हाइट कितनी है 80 है, और ये 16 मीटर रेशियो 16 मीटर ये शेडो बनाता है। ठीक है, सिमिलर कंडीशन के अंदर आपका ट्री है, ट्री की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, और ये 9 मीटर शेडो बनाता है। जब आपकी कंडीशन सेम है, इसका मतलब क्या, ये कहना चाह रहा है कि दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हैं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो जब सिमिलर होते हैं दो ट्रायंगल, तो इसके अंदर आपका एक कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल आर इन द सेम रेशियो। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, वो सेम रेशियो में होगी, यानी 80 अपॉन हाइट, यानी आप लिख सकते हैं 80 अपॉन एच इज इक्वल टू 16 अपॉन 9, 16 अपॉन 9। इधर से आपका h किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज 18 इंटू 9 अपॉन 16, 18 इंटू 9 अपॉन इट्स 18 और 80, इट्स 80। ठीक है, 80 इंटू 9 अपॉन 16, इसे आप 4 से कैंसिल कीजिए, 4 4 ज़ा 4 20 ज़ा, दैट इज 4 5 ज़ा, तो 5 9 ज़ा 45, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 45 मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो इसके अंदर आपको क्या कॉन्सेप्ट यूज रखना है, याद रखना है कि करस्पॉन्डिंग साइड जो कि सिमिलर ट्रायंगल की वो आपकी सेम रेशियो में होगी। देखिए, आप इसके अंदर टेन थीटा से थीटा निकाल के क्या होता है, देखिए अगर आप थीटा निकालते तो वो क्या आता है आपका टेन इनवर्स 80, टेन इनवर्स 80 अपॉन 16। अब 80 अपॉन 16 आपका कट होता नहीं उधर से, अब फिर आपको टेन इनवर्स की वैल्यू पता नहीं चल पाती। जब आपको टेन इनवर्स की वैल्यू पता नहीं चल पाती, क्योंकि क्या आता, टेन इनवर्स 5 आता, टेन इनवर्स 5 की वैल्यू आपको पता नहीं होती, तो वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगा। जब लगेगा तो उस टाइप का क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाऊंगा आने वाली वीडियोस के अंदर कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी के सामने प्रेजेंट है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2.5 ईयर एट 12% पर एनम इज 600 लेस देन सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सेम सम फॉर 4.5 ईयर्स एट 8% पर एनम, देन द सम इज। यानी आपको प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। आपको क्वेश्चन कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट जो कि 2.5 ईयर्स के अंदर 12% इंटरेस्ट रेट पे जो आपको मिलता है सिंपल इंटरेस्ट, वो जो है वो 600 लेस है। कब? जब आपको सिंपल इंटरेस्ट 4.5 ईयर्स एट 8% पर एनम पे आपको जो मिलता है। तो आपको क्या बताना है, सम बताना है। सम का मतलब होता है प्रिंसिपल वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है 20,000, ऑप्शन नंबर बी 16,000, ऑप्शन नंबर सी 10,000 या ऑप्शन नंबर डी 80,000। तो आप सॉल्व कीजिए सिंपल इंटरेस्ट का। ये क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है अगर आप क्वेश्चन आसानी से समझ लेंगे तो। ठीक है, थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ इसके अंदर जो घुमा के दे रखा है, कॉम्प्लेक्स वे में दे रखा है क्वेश्चन, ठीक है, वो है थोड़ा, अगर आपको समझ में नहीं आया। बाकी आप इसे ट्राई करने की कोशिश कीजिए, वरना अभी मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूं। सो ये टाइम इज गोइंग टू बी ओवर नाउ, दैट इज 3 2 1 एंड ओवर। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए, आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, जिसमें P आपका होता है प्रिंसिपल वैल्यू, R होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, T होता है टाइम पीरियड। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो सिंपल इंटरेस्ट आपको फर्स्ट टाइम पीरियड और रेट पे मिल रहा है वो क्या है, 600 कम है। जब आपको जो क्या है 600 कम है, कब? जब आपको सिंपल इंटरेस्ट 4.5 ईयर एट 8% मिलता है। तो अगर आप देखेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट जो आपको फर्स्ट ईयर पे मिल रहा है वो क्या है, आपके सेकेंड ईयर पे जो मिल रहा है उससे 600 लेस है, ये आपको लगाना है। तो सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर पे क्या होगा, P, यानी प्रिंसिपल आपको दोनों टाइम पे सेम है, तो P इंटू आर, आर क्या है आपका, दैट इज 12%, दैट इज 12 अपॉन 100, और आर टी क्या है आपका 2.5 ईयर। अगेन आपका S2 में क्या होगा, प्रिंसिपल अगेन सेम है, देन आपका रेट है 8%, दैट इज 8 अपॉन 100, और टाइम क्या है आपका 4 इंटू 1/2 माइनस 600। अब आप इसे सॉल्व कीजिए, तो आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे आपको मिलेगा दैट इज P इंटू 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 100 इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई 9 अपॉन 2
मल्टीप्लाई 8/100 माइनस 600। इसे आप सॉल्व कीजिए, 100 आप कैंसिल मत कीजिए ताकि आपकी जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाए। तो इधर से आपको मिलेगा दैट इज 6 5 30, दैट इज 30p अपॉन 100 रहेगा, याद रखिए। देन 9 4 36p अपॉन 100 माइनस 600। रेस्ट सॉल्यूशन में ऊपर करता हूँ, इधर लिखता हूँ। तो क्या कीजिए आप 600 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए, 30p माइनस 36p अपॉन 100 आप करेंगे तो आपको मिलेगा दैट इज 6p अपॉन 100। तो 6 से 6 कैंसिल होगा, तो 100 इंटू 100 क्या हो जाएगा, p की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10,000। देखा, अगर आपको कौन से आपको मैं मान सकता हूँ इसके अंदर क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल वे में दे रखा था, समझ में नहीं आता आपको, लेकिन मैंने अभी आपको सॉल्यूशन समझाया, आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, कैलकुलेशन अपने हाथ से कीजिए, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो इस हिसाब से देखिए तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपको गिवन है दैट इज अ रिटेलर बाय 75 पेंसिल्स एट द मार्क्ड प्राइस ऑफ 60। यानी एक रिटेलर है, उसको जो है 675 पेंसिल पड़ती है 60 रुपीज में होलसेलर से। अगर वो पेंसिल सेल करता है 6% डिस्काउंट पे, तो हमें बताना है प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। हमें बताना है प्रॉफिट परसेंट क्या होगा उसको। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन नंबर ए कहता है 17.5%, ऑप्शन नंबर बी कहता है 15.9%, ऑप्शन नंबर सी 18.2% या ऑप्शन नंबर डी 16.8%। रिटेलर बाय 75 पेंसिल, उसे 60 रुपीज में पड़ती है होलसेलर से। अगर वो पेंसिल को 6% डिस्काउंट पे बेचता है तो उसे प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, ये आपको बताना है। अगेन सारे क्वेश्चन आपके जो ऑप्शन है वो लगभग आसपास ही हैं, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें आपको प्रॉफिट परसेंट का अगर फॉर्मूला पता होना तो आप आसानी से सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, योर टाइम इज गोइंग टू बी ओवर। आपको आई होप आपको अच्छे से टाइम मिल रहा होगा। आप थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट कीजिए, बिकॉज एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 17.5%। कैसे, अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला पता हो तो क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट होगा आपका एसपी माइनस सीपी, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब अगर मैं कॉस्ट प्राइस निकालूं 75 पेंसिल की, क्या है वो आपको गिवन है 60 रुपीज। अब वो 75 पेंसिल को 6% प्रॉफिट पे, 6% डिस्काउंट पे बेच रहा है, तो क्या होगा आपका 75 मल्टीप्लाई 94 अपॉन 100। 25 से कैंसिल करेंगे तो 25 3 25 4 था, तो आपको मिलेगा 70.5। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला मैं लगाऊंगा, ये आपका सीपी, ये आपका एसपी और ये आपका सीपी। प्रॉफिट परसेंट होता है एसपी माइनस सीपी, तो एसपी माइनस सीपी दैट इज 70.5 माइनस 60 अपॉन कॉस्ट प्राइस क्या है आपका 60। जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा 10.5 अपॉन 60 मल्टीप्लाई 100। 10 से 10 आप कैंसिल करेंगे, अगेन आप डेसिमल काटेंगे तो नीचे 10 आएगा, अगेन 0 कट जाएगा, तो 105 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 17.5%। आई होप सो आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी और आप मेरे साथ नोट डाउन भी कर रहे होंगे और सॉल्व भी कर रहे होंगे। सो ये आपको प्रॉफिट परसेंट का मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है, तो ये आप रिवाइज कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपका nth टर्म आपको दो सीरीज की गिवन है, दैट इज फर्स्ट सीरीज आपको गिवन है 3 + 10 + 17 एंड सो ऑन, और सेकंड सीरीज है आपकी 63 + 65 + 67। इन दोनों की nth टर्म जो है वो क्या है, इक्वल है। तो हमें वैल्यू ऑफ n यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है दोनों के अंदर वो हमें बतानी है। ऑप्शन नंबर ए आपको कहता है दैट इज 9, ऑप्शन नंबर बी कहता है 13, ऑप्शन नंबर सी कहता है 19 या ऑप्शन नंबर डी कहता है 29। ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से आपका क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है। आपको दो सीरीज गिवन है, दोनों की nth टर्म जो है इक्वल है, हमें वैल्यू ऑफ n बतानी है। तो अगर आपको nth टर्म का फॉर्मूला पता हो, अगेन आपको यहाँ पे हिंट मिल चुका है, अगर आपको nth टर्म का फॉर्मूला पता हो तो आप इजीली इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन दे रहा हूँ, लेकिन पेपर में आप डिटेल सॉल्यूशन नहीं, आपको फास्ट, ठीक है, फास्ट लिखना है, पूरा डिटेल में नहीं। आप सीधा जो भी आपको समझ में आता है जैसे जैसे आप लिखते रहिए और अपना आंसर निकालिए। योर टाइम इज ओवर। सो अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो सॉल्यूशन इज आंसर नंबर बी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 13।
अगर हम nth टर्म का फॉर्मूला देखें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ पे a क्या होती है आपकी फर्स्ट टर्म होती है, nth जो an है वो आपकी लास्ट टर्म होती है या nth टर्म बोलते हैं, n जो होता है वो नंबर ऑफ टर्म होती है और d जो होता है वो आपका कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, तो दोनों टर्म की जो फर्स्ट और लास्ट जो nth टर्म है वो इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, हम दोनों की nth टर्म को इक्वल रखेंगे। तो अगर फर्स्ट टर्म को देखिए, फर्स्ट सीरीज को, तो क्या है a यानी 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी क्या है 10 माइनस थ्री, आप करेंगे तो आपको मिलेगा 7। अगेन जब सेकंड सीरीज देखेंगे तो क्या है इसके अंदर a की वैल्यू 63 एन माइनस वन इंटू डी, यानी 65 माइनस थ्री करेंगे तो आ जाएगा 2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 3 प्लस 7n माइनस सेवन इज इक्वल टू 63 प्लस 2n माइनस 2, ये आपको मिला। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपको n की वैल्यू क्या मिलेगी 13, n की वैल्यू आपको मिल जाएगी 13। आई होप सो इधर से आपको चीजें काफी क्लियर हुई होंगी, आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसके अंदर आपका एक और फॉर्मूला होता है जो सम ऑफ n टर्म्स होता है, तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n बाय टू इज इक्वल टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और nth टर्म का फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपको गिवन है 60 मीटर लॉन्ग ट्रेन ट्रेवल करती है एक यूनिफॉर्म स्पीड से, स्पीड आपको गिवन है 72 किलोमीटर पर आवर। इट पासिस अ नॉन स्टॉप अलोंग द 600 मीटर प्लेटफॉर्म ऑफ अ वे साइड स्टेशन, वो 600 मीटर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है। व्हाट इज द इलैप्स टाइम फॉर द ट्रेन टू एंटायरली क्लियर द प्लेटफॉर्म, तो पूरे प्लेटफॉर्म को कितने टाइम में क्लियर करेगी। तो ऑप्शन नंबर ए है 30 सेकंड, ऑप्शन नंबर बी है 31 सेकंड, ऑप्शन नंबर सी है 32 सेकंड, या ऑप्शन नंबर डी 33 सेकंड। याद रहे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इधर यूनिट आप सेम कर लीजिए। ये देखिए आपको मैं हिंट दे रहा हूं, इधर है किलोमीटर पर आवर, बाकी दो यूनिट है आपकी मीटर के अंदर। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आपकी मीटर जो यूनिट्स हैं वो सेम रहे, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ये अगेन आपका डिस्टेंस फॉर्मूला आपका इसके अंदर लगेगा इजीली, बस आपको फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी आनी चाहिए, बाकी सॉल्यूशन आपका निकल जाना है। अब यहाँ पे अगर आपको सेकंड में चाहिए तो आप किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखिए किलोमीटर पर आवर को आप 7 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि हमें आंसर सेकंड्स में चाहिए। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो आंसर नंबर डी इज करेक्ट, दैट इज टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अगर मैं टोटल डिस्टेंस देखूं तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा 60 मीटर प्लस 600 मीटर, दैट इज 660 मीटर। स्पीड आपको 72 किलोमीटर पर आवर गिवन है। जब किलोमीटर से पर आवर में करते हैं तो हमें क्या करना होता है, तो हमें 5/18 से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। सो 18 4 ज़ा 72, दैट इज 4 5 ज़ा 20, तो 20 मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगी आपकी स्पीड हो जाएगी। अगर टाइम का फॉर्मूला, आप टाइम का फॉर्मूला लगाते हैं तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस मेरा 60 है, स्पीड मैंने 20 निकाल ली है, तो 60/20 क्या होता है 33 सेकेंड। तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। अगेन इट इज रिलेटेड टू द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपको सेकंड टर्म ऑफ एन एपी गिवन है 13, फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी आपको गिवन है 25, और आपको बतानी सेवंथ टर्म क्या होगी। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, आपको nth फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे सेकंड टर्म आपको गिवन है 15, आपको फिफ्थ टर्म गिवन है एपी की 25, आपको सेवंथ टर्म बतानी है। आप nth वाला फॉर्मूला लगाइए। ऑप्शन नंबर ए कहता है 30, ऑप्शन नंबर बी कहता है 31, ऑप्शन नंबर सी कहता है 32, या ऑप्शन नंबर डी कहता है 33। तो ऑप्शन अगर हम देखें तो पिछले वाले क्वेश्चन के सेम ही है हमारे, भाई इसमें यूनिट हट गई है क्योंकि इसके अंदर हमारा हमें नंबर बताना है कि सेवंथ टर्म हमारी क्या होगी इस एपी की। तो ये टाइम इज गोइंग टू बी ओवर नाउ, दैट इज 3 2 1, एंड लेट्स सी द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन इज आंसर नंबर डी, दैट इज अगेन 33। ठीक है, तो अगर जिन्होंने तुक्का लगाया होगा तो उनका ये सही हो गया होगा। ठीक है, तो वो उनकी किस्मत में था, जिसे हम कह सकते हैं कि आपने तुक्का लगाया और आपका आंसर सही निकला। तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है दैट इज an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन डी। आपको सेकंड टर्म गिवन है यानी a2 आपको गिवन है 13, और a5 यानी फिफ्थ टर्म आपको गिवन है 25। ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो a2 की जगह हम लिख सकते हैं दैट इज a प्लस डी, बिकॉज 2 - 1 क्या होता है 1,
तो a प्लस डी आपको 13 और a5 मीन्स a प्लस 4d आपको क्या गिवन है 25। दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे, दैट इज a प्लस डी इज इक्वल्स टू 13 और a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 25। आप क्या कीजिए, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको क्या मिल जाएगा, -3d इज इक्वल्स टू -12। तो d की वैल्यू आपको इधर से 4 मिल जाएगी। किसी भी इक्वेशन के अंदर आप a को d की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको a की वैल्यू मिल जाएगी 9। जब a और आपको d की वैल्यू मिल गई तो आपको क्या निकालना है, a7 निकालना है। तो सेवंथ टर्म किसके इक्वल होगी, nth का फॉर्मूला लगाइए, a प्लस 6d। a प्लस 6d मीन्स 9 प्लस 6 इंटू 4। तो 6 4 जा 24, 24 प्लस 9 आप करेंगे आपको मिलेगा 33। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप सो आपका 2 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, तो अब आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। अगेन आपका सम ऑफ एन टर्म आपको पता होनी चाहिए, जो कि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में हमने रिवाइज करा था। बढ़ते हैं अपने लास्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ, दैट इज एक्स जो है वो फिनिश करता है अपना काम 12 डेज में, y जो है वो सेम काम करता है 16 डेज में। अगर y जो है 8 डेज के लिए काम करता है और उसके बाद वो काम छोड़ देता है, तो हमें बताना है कि जो रिमेनिंग वर्क है वो कितने दिन में पूरा करेगा x। सो ऑप्शन ए कहता है 5 डेज, ऑप्शन बी कहता है 6 डेज, ऑप्शन सी कहता है 7 डेज, या ऑप्शन डी कहता है 8 डेज। अगेन मैं आपको क्वेश्चन रिपीट करता हूं, x जो है वो 12 डेज में वर्क फिनिश करता है, y जो है वो 16 डेज में वर्क फिनिश करता है। अगर y 8 डेज के लिए काम करता है तो बाकी का रिमेनिंग वर्क जो है वो x कितने दिन में पूरा करेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम्स में आता है, ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। एक बार आप ट्राई करने की कोशिश कीजिए और गिवन टाइम में इसका सॉल्यूशन निकालने का प्रयास कीजिए कि आपका सॉल्यूशन क्या है। बाद में हम एक दूसरे से वेरीफाई करेंगे कि क्या हमने सही करा या नहीं करा। Your time is going to be over now. Let's see the solution. The solution that answer is answer number B, that is 6 days. So let's see how। देखिए वर्क का अगेन आपका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, टोटल वर्क निकालेंगे। इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन है, सबसे पहले टोटल वर्क निकालिए, चाहे 2 जने काम कर रहे हो, 3 जने काम कर रहे हो, जितने दिन काम कर रहे हो। तो एक्स जो है वो 12 डेज में काम कर रहा है और वाई जो है वो 16 डेज में काम कंप्लीट करते हैं। तो टोटल वर्क कितना होगा, 12 और 60 का आप एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा 40। तो ये आपका आ गया टोटल वर्क। टोटल वर्क आ गया। आप एफिशिएंसी अगर निकालना चाहेंगे तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला आएगा वर्क अपॉन टाइम। तो टोटल वर्क मेरा आ गया 48। अगर मैं एक्स की एफिशिएंसी निकालूंगा तो एक्स कितना टाइम ले रहा है, 12 डेज ले रहा है। तो 48 डिवाइडेड बाय 12 क्या आ जाएगा, 4। अब 4 मतलब क्या है कि एक्स जो है एक दिन में 4 यूनिट काम कंप्लीट कर लेगा। और वाई की एफिशिएंसी क्या है, 48 अपॉन 16 आप करेंगे तो आपको मिलेगा 3। इट मीन जो y जो है वो एक दिन में 3 यूनिट काम कंप्लीट करेगा। अब y जो है वो 8 डेज के लिए काम करेगा। y ने अगर 8 दिन काम करा तो अगर वो एक दिन में 3 यूनिट काम कंप्लीट कर रहा है तो 8 दिन में कितना कंप्लीट करेगा, 3 मल्टीप्लाई 8 करेंगे 24 आ जाएगा। अब टोटल वर्क था आपके पास 24, 8 दिन में 24 का यूनिट काम कर चुका है y। तो लेफ्ट काम कितना बचा, 48 माइनस 24 आप करेंगे तो आपके पास बचेगा 24। अब ये 24 यूनिट काम करना है y को। y की एफिशिएंसी हमने निकाल ली थी, कितनी है 4। तो 24 का 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ डेज मिल जाएगा। क्योंकि हमें टाइम निकालना है तो टाइम क्या होगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो 24 अपॉन 4 यानी x की एफिशिएंसी क्या है 4। तो इसको आप डिवाइड कर देंगे तो लेफ्ट काम जो होगा यानी 24 यूनिट काम कब कंप्लीट होगा, 6 डेज में कंप्लीट होगा। तो आया ना अच्छे समझ। तो इस तरीके का क्वेश्चन आप दिमाग में बिठा लीजिए। मैं और भी टेस्ट सीरीज लेके आऊंगा तो आप वो भी मेरे साथ सॉल्व कीजिए, आपके काफी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 6072 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। 6072 के अंदर कितना नंबर हम ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ऑप्शन नंबर ए कहता है 6, ऑप्शन नंबर बी कहता है 10, ऑप्शन नंबर सी कहता है 12 या ऑप्शन नंबर डी कहता है 16। इनमें से कौन सा नंबर हम 6072 में ऐड करेंगे कि हमारा जो 6072 है उसके अंदर कुछ ऐड करने से हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये आई थिंक सो बहुत कम बच्चे अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आपने करा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए क्या आप इसे कर पाए, वरना मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा
और इसी से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन है फिर आप इजीली उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले गिवन टाइम में इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो यस, द टाइम इज गोइंग टू बी ओवर नाउ, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन कैसे देखेंगे, देखिए जब भी आपको नंबर गिवन हो और उसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो, जैसे इसमें हमें ऐड करना 6072 में, आपको स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए। तो स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप पेयरिंग कर लीजिए। तो 72 की मैंने पेयरिंग कर ली और 60 की पेयरिंग कर ली, ठीक है, लास्ट से पेयरिंग करनी याद रहे। अब 60 से कम कोई ऐसा नंबर फाइंड आउट कीजिए जिसका जो है स्क्वायर हो। 60 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो 60 से कम स्क्वायर किसका आता है, 7 का आता है, दैट इज 7 7 49। 49 को आप माइनस करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा 1 1, और 7 2 की हमने पेयरिंग करी तो साथ में उतार लीजिए। अब हमें क्या करना है, हमें कोई नंबर ऐड करना है 6072 में कि जो है वो ये परफेक्ट स्क्वायर बने। ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब हमें एक बड़ा नंबर सोचना पड़ेगा 6072 से जो परफेक्ट स्क्वायर बने। तो देखिए पहले तो ऊपर क्या आया, 7 आया, 7 आया, तो अब क्या कीजिए 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 को, तो 7 2 14। अब क्या कीजिए 14 14 और इस स्पेस में ऐसा नंबर रखिए जिसका मल्टीप्लाई और डिवाइड करके जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो क्या है आपका इससे बड़ा स्क्वायर आए। तो जब मैं 148 इंटू 8 करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, तो मेरे को मिलेगा दैट इज 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 प्लस 6 आप करेंगे 38 एंड 8 1 जा 8 दैट इज 1184 आपको मिलेगा। तो इधर आप हम रखते हैं 8, ये हमें बड़ा नंबर मिला, इससे 1184। जब 117 करें 147 रखेंगे अगर आप तो आपको छोटा नंबर मिलेगा। तो अगर आपसे पूछा जाता कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें तो आप इधर 7 रखते, ठीक है। तो जब आप 1184 में से 1172 को आप क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 12। तो 12 जो मिनिमम नंबर है जिसे हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। अगर आपसे सब्ट्रैक्ट बोला जाता तो आप क्या लिखते, इधर 147 इंटू 7 लिखते, ठीक है। एक बार आप फिर से समझने की कोशिश कीजिए, कोई सा भी नंबर आपको गिवन हो आप उसे क्या कीजिए स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश कीजिए। 6072 इसकी मैं पेयरिंग करता हूँ 6072 से, 60 से कम स्क्वायर किसका आता है 7 का आता है, 7 7 49, 7 7 49 या गया 1172 हमने नीचे एज इट इज उतारा। जो ऊपर नंबर लिखा है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा। अब 14 के साथ कोई ऐसा नंबर हमें इधर रखना है जिसको मल्टीप्लाई करें और इधर रखे तो हमारा क्या है इससे बड़ा स्क्वायर आए। जब मैं 8 रखूंगा तो मेरे को मिलेगा 1184, ये मैंने मल्टीप्लाई करा। 148 इंटू 78 करूंगा तो क्या आ जाएगा 1184। तो जब मैं इसके अंदर ऐड करूंगा तो मेरा डिफरेंस क्या आएगा, इन दोनों नंबर के बीच में आएगा 12। तो अगर मैं देखूंगा तो 78 का स्क्वायर क्या होगा, जब मैं इस 6072 के अंदर 12 ऐड कर दूंगा तो मेरा स्क्वायर बनेगा 78 का, ठीक है। अगर आपसे सब्ट्रैक्ट बोला जाता तो आप क्या करते, इधर 7 से मल्टीप्लाई करते और 7 रखते, तो 77 का स्क्वायर जो है वो इससे छोटा पड़ता। तो 6072 जो है वो आपका 77 और 78 के स्क्वायर के बीच में पड़ रहा था। तो जब मैं 78 का स्क्वायर देखूंगा क्योंकि मेरे को ऐड करना तो आपको आंसर मिलेगा 12। सो आई होप सो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो लास्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ 3 consecutive पॉजिटिव नंबर इज 509, द सम ऑफ द नंबर इज। चलिए ये क्वेश्चन का आंसर ना आप कमेंट सेक्शन में लास्ट में जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका सॉल्यूशन मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स का, पॉजिटिव नंबर्स का स्क्वायर करेंगे जब आप तो उनका सम क्या आपको गिवन है 509। तो हम बताने सम ऑफ द नंबर यानी वो जो 3 consecutive नंबर है उन तीनों का सम क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप खुद फाइंड आउट करेंगे, खुद सॉल्व करेंगे और नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मजा आया तो आप जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और याद रहे अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपके कितने करेक्ट रहे, कितने इनकरेक्ट रहे और आपका कितना स्कोर बनता है, ताकि दूसरे भी अपना लेवल देख पाए और आपको भी अपना लेवल पता चल पाए। मेरे से कनेक्ट होने के लिए आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं पर भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप नीचे कमेंट करेंगे तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं भी आगे वीडियोस जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।